हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक इंपॉर्टेंट मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है, जहां पे आप लोग देख सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म है, फासिस्ट आइडियोलॉजी, इट्स इम्प्लीकेशंस है, वर्ल्ड वॉर्स है, कंसेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सिलेबस जो है वो हम लोगों को हमारे HPAS मेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने इसको प्रॉपरली कवर करना है। और एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो बच्चों ने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है उनका बहुत अच्छा हाथ रहता है, वो मेंस में भी काफी हद तक जस्टिस कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के साथ भी काफी हद ततक जस्टिस कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोशल इश्यूज है, गवर्नेंस है, गांधीयन थॉट्स हैं, कुछ कुछ एथिकल इश्यूज हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने उन पर ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये मे भी कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका उसका अच्छा स्कोर आने के चांसेस रहेंगे। और इसके साथ साथ जो HPGK मेंस है, एक तो HPGK प्री के लिए है, वो तो इस बार जो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पेपर भी जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर डिफिकल्ट पेपर हम जिसको कह सकते हैं, उसमें भी HPGK फैक्चुअली था, चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी लेकिन थे फैक्ट्स। क्लियर। तो अभी तक प्री में जो HPGK है वो बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड रहता है, लेकिन मेंस में जो HPGK है वहां पे हमें फैक्ट्स के साथ साथ एनालिसिस भी रिक्वायर्ड होती है और सिलेबस प्रॉपरली मेंशन किया गया है। तो यही कारण है मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं, यानी कि जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, उनके लिए हमारी पर्सनल सजेशन यही है आपको कि थोड़ा और एफर्ट करिए और मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है। तो कंपटीशन जो है वो और ज्यादा टाइट हो जाएगा आपका अब मेंस में आते आते। प्री में तो वैसे भी चलो 400-500 लोगों को इन्होंने कॉल करनी है, लेकिन मेंस में जो है वो उसके बाद 50 40 50 या 60 के आसपास लोग ही इंटरव्यू के लिए उनको कॉल की जाएगी। क्लियर। तो कंपटीशन को कैसे काउंटर करना है, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर करके। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है, आज का जो सवाल है उसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू डीकोलोनाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाज हेस्टेंड ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, डिस्क्राइब। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में आपने इसको लिखना है। डीकोलोनाइजेशन हमारे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन है, वर्ल्ड वॉर्स भी डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो यही कारण है स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है, अब कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी में जो अमेरिकन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, या जो नए थॉट्स आए, रेनेसा है, एनलाइटनमेंट है, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो मॉडर्निटी के साथ जो है वो लिंक हो जाते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन को डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है उसकी वाइड कॉनोटेशन है। तो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी आपको किसी बुक वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा, आपको उसका जनरल आइडिया होना चाहिए कि जितने भी 17th 18th 19th 20th सेंचुरी में जितनी भी डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, ये सारे के सारे, या जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स हुए, रैशनैलिटी की इंट्रोडक्शन हुई, ये सारे के सारे जो है वो आपके मॉडर्निटी के जो हमारे सिद्धांत हैं उनके साथ हम लोगों को उन अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सवाल है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि किस तरीके से जो हमारा सबसे पहला काम रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि अगर सवाल आपको समझ आ गया तो आप लोगों के लिए आंसर लिखना जो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा, आप आंसर लिखोगे, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को डीकोलोनाइजेशन का मतलब भी पता होगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, जो हम लोग जो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थे, हम उनकी कॉलोनी थे, हम लोग आजाद हुए, इस प्रोसेस को हम लोग डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो हैं वो उस स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, हम लोगों को आजाद होती हुई देखने को मिली। तो डीकोलोनाइजेशन के बारे में मे भी आपको पता हो सकता है, लेकिन अगर आपने कंटेक्स्ट नहीं समझा क्वेश्चन का, क्वेश्चन के डायरेक्टिव को नहीं रीड किया, या उसका आपको पता नहीं होगा, तो शायद आप अपने आंसर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी आंसर शीट रहेगी उसमें आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, तो उसी लिमिटेड स्पेस में जो है वो आपने अपना आंसर जो है वो लिखना होता है। तो यही कारण है, स्पेशली जो 4 एंड 8 नंबर के जो सवाल है जिनमें स्पेस बहुत कम रहता है, यहाँ पे आपने नो नॉनसेंस पॉलिसी को अख्तियार करना है, यानी कि कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं लिखनी है कि डीकोलोनाइजेशन के ही फैक्टर्स लिखने शुरू कर दिए, क्लियर है, डीकोलोनाइजेशन के ऊपर आधा पेज भर दिया, फिर कुछ बचेगा नहीं आपको और लिखने के लिए। तो यही कारण है, इंट्रोडक्शन इसमें लिखनी है, लेकिन बिल्कुल 2 या 3 लाइन्स की इंट्रोडक्शन लिखनी है। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है, डीकोलोनाइजेशन जो कंसेप्ट है उसको आप लोग 2 या 3 लाइन्स में डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद सीधा जो बॉडी पार्ट है वहां पे आपने हिट करना है जो पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि जहां पे आपसे जो भी फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, उनको आपने डायरेक्टली लिखना शुरू करना है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को आप लोग एड्रेस करोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। और आप लोग देख लेना, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि कंटेक्स्ट जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है। क्लियर। कंटेक्स्ट जो है उसको आपने
ज़्यादा जो है वो फोकस करना है रेदर देन नंबर ऑफ वर्ड्स कि आप लोग 400 पूछा है तो आप 400 ही एग्जैक्टली लिख रहे हो। आप कम शब्द भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कंटेक्स्ट आपने एड्रेस किया तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। और अगली बात ये भी है कि मेंस में, या जैसे प्री में हम लोग कहते हैं कि प्री में आपने जितना आता है उतना ही करना है, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन जैसे प्रीलिम्स में आते हैं जीएस में, तो अगर 60 आते हैं, 60 में कंफर्टेबल हो तो 60 ही करो, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिसने इस बार बहुत ज़्यादा किए हैं उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने कम किए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार प्री क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। लेकिन मेंस में थोड़ा उल्टा है, मेंस में जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो गुंजाइश नहीं है कि आपके पास जो है वो आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आंसर राइटिंग में या जो हमारा मेंस रहता है, इसमें नॉलेज के साथ साथ आपकी आपकी स्पीड कितनी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, कैसे कंटेक्स्ट को समझते हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आंसर जो है वो आप मेंस के अंदर लिखोगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 3 चीजें हमने फोकस करनी है मेन। सबसे पहली चीज क्या है कि डायरेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का। दूसरा हमने देखना है सेंट्रल थीम क्या है, यानी कि किसके सराउंडेड जो है वो सवाल को बुना गया है। और चौथा हमने देखना है कंटेक्स्ट क्या है, यानी कि जो सेंट्रल थीम है उससे किस पहलू के बारे में जो है वो हमने अपना आंसर करना है। तो 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टिव की। तो हमारा डायरेक्टिव क्या है, यहाँ पे डिस्क्राइब है, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसको आपने डिस्क्राइब करना है। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो चोला आर्किटेक्चर था उसको हम लोगों ने क्या करना था, उसको हम लोगों ने एग्जामिन करना था। तो एग्जामिन और डिस्क्राइब में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। एग्जामिन का मतलब था कि वहां पे कहा गया था कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, उसको एग्जामिन करो। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा था और उस पॉइंट को मैं प्रूव कर रहा था विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने सच में ये चीजें की थी। ये कारण है मैंने कहा कि ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है द्रविड़ आर्किटेक्चर में ये बहुत ज्यादा है। तो एग्जामिन में हम लोग फैक्ट्स की सहायता से जो हमने आर्गुमेंट दिया होता है उसको सपोर्ट करते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी जो डिस्क्राइब है इसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाके छानबीन नहीं करनी होती है। डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करनी है। जैसे मैं कहूं कि फर्स्ट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसको डिस्क्राइब करो, तो अपने सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी जो है, जैसे हुआ कि दोनों कब शुरू हुआ, उसके दौरान क्या हुआ, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, क्या हुआ उसके बाद, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए उसके, आपने पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पे बनानी है। वहां पे आपने कोई एनालिसिस नहीं करनी है कि अच्छा इसकी गलती थी, इसकी गलती इन कारणों के कारण थी। क्लियर। तो यहाँ पे आसान भाषा में जो डिस्क्राइब है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन हुई होती है, जैसे कोई घटना घटित हुई होती है, आपने उसको एज इट इज जो है वो लिख देना है या एज इट इज जो है वो बता देना है। यहाँ पे डीप में जाके फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी सहायता से अपने आर्गुमेंट को प्रूव नहीं करना है, जो हुआ है बस वो बताना है। क्लियर। तो ये लिखना जो है वो थोड़ा सा आसान रहता है एज कम्पेयर टू एग्जामिन और एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्ट्स की सहायता से जो हमने लिखा है उसको प्रूव करना पड़ता है। डन। पहली बात समझ आ गया। तो पहला जो डायरेक्टिव हमारा है वो समझ आ गया सब लोगों को, वो क्या है, डिस्क्राइब है। दूसरा जो सेंट्रल थीम है जिसके सराउंडेड ये सारे का सारा जो है वो पूरा क्वेश्चन बुना गया है, वो है बेसिकली डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि ये पूछा गया है कि डीकोलोनाइजेशन जो है वो फास्ट हो गई, क्लियर, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। क्लियर। और जो कंटेक्स्ट है, यानी कि डीकोलोनाइजेशन को किसके साथ आपने जोड़ना है, वो कंटेक्स्ट आपका है पोस्ट वर्ल्ड वॉर को डीकोलोनाइजेशन के साथ लिंक करना है। यानी कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद कैसे जो डीकोलोनाइजेशन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो हमारी देश है, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज है, उनमें कैसे जो है ये पूरी प्रोसेस जो है वो हैस्टन होगी। तो उसके फैक्टर्स को हमने लिखना है, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हमें 19th सेंचुरी में भी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। जो आप जब जो अमेरिकन या अमेरिकन कॉन्टिनेंट है दोनों वाले, ठीक है, वहां पे हम लोगों को डीकोलोनाइजेशन 18th-19th सेंचुरी में देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आपने नहीं लिखना है। यही कारण है कंटेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स को जो है वो डिस्क्राइब करना है, कि मतलब उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है, और जो रियल सिचुएशन थी, रियल पिक्चर थी, उसको 2 या 3 लाइनों में फैक्टर्स के साथ जो है वो एग्जामिनर को समझा देना है। समझ आई कहानी की नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। डायरेक्टिव डिस्क्राइब में प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज जो वो कैसे घटित हुई, जैसे हुई वैसे आपने डिस्क्राइब कर दिया, उसको कोई यहाँ वहां की बात करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन सेंट्रल थीम से आप कर सकते हो, यानी कि डीकोलोनाइजेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, डीकोलोनाइजेशन कैसे हुई, स्पेशली कंटेक्स्ट के साथ लिंक करूं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन कहां कहां हुई, वहां से 2 या 3 लाइंस में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मेन बॉडी में डायरेक्टली आपने जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आना है कि क्यों जल्दी हुई, क्यों हेस्टेंड हुई, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही था कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, जैसे फ्रेंच के तो बहुत ही बुरे हाल थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आपको शायद पता भी होगा कि बहुत टाइम तक जो है वो जो जर्मनी और उसके साथी गण थे उन्होंने बहुत टाइम तक जो है वो फ्रांस को अपने कंट्रोल में रखा था। तो फ्रांस की तो वैसे भी एक ह्यूमिलिएशन ही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की, अगर मैं बात करूंगा।
उसके साथ साथ ब्रिटेन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, पैसा कम था, तो कैसे जो है वो आप अपनी कॉलोनीज को होल्ड करके रखोगे। उसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल दूसरा फैक्टर था। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बहुत पहले से चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और क्योंकि जब कोई तुम्हारा रूलर कमज़ोर होता है तो ऑटोमेटिकली जो अंदर की प्रोसेस होती है उसको कहीं ना कहीं ताकत मिलती है, वो स्ट्रेंथन होती है। तो वहां पे इंडिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर कॉलोनियल जो स्टेट्स थी, कंट्रीज थी, या जहां जहां कॉलोनियल रूल चल रहा था, उनके वहां पे जो वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को ज्यादा जो है वो पुश मिला, क्योंकि वो सारे देश जो थे वो व्यस्त थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, फंड शॉर्ट हुआ। उसके साथ साथ अगला है एजुकेशन एंड लिटरेचर है, यहाँ के लोग जो है वो एक्सपोज हुए। अब खुद सोचो, जो यूरोप रैशनैलिटी की बात करता था, डेमोक्रेसी की बात करता था, उसी यूरोप ने पूरी दुनिया का जीना हराम किया हुआ था। तो जब हम लोगों को उनके लिटरेचर का पता लगा, उनके थिंकर्स का पता लगा, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जब वो बाहर जा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं जो आइडियाज ऑफ रैशनैलिटी है, आइडियाज ऑफ पेट्रियटिज्म है, आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म है, वो और ज्यादा स्ट्रांगली हमारे यहाँ पे जो है वो इन्फ्यूज हुए। तो ये भी एक फैक्टर है। नॉन अलाइन मूवमेंट, जब जैसे हिंदुस्तान आजाद भी हो गए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि 50-60s तक भी जो कंट्रीज हैं वो कॉलोनियल पावर्स के चंगुल से अपने आप को छुड़ा रही थी। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो है ना, वेनेजुला हो गया, तो इन्होंने जो है वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट जो वो शुरू कर दी। तो इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया, जो स्पेशली कॉलोनियल पावर्स थी, जो सो कॉल्ड अपने आप को जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ी ताकत के रूप में कहती थी, तो उनके ऊपर प्रेशर इनके द्वारा भी जनरेट होना शुरू हो गया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि बहुत सारे देश जब आज़ाद हुए, तो जो आज़ाद देश हुए उन्होंने उन देशों को जो कॉलोनी थी अभी भी यूरोपियन कंट्रीज की, उनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोल्ड वॉर, इसमें ना यूनाइटेड नेशन में रशिया और जो यूएसए है, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्लियर, इन्होंने जो है वो बहुत स्ट्रांगली, जो ब्रिटेन और फ्रांस था मेनली, जिन जो दो बड़ी कॉलोनियल रूलर्स थे, उनको फोर्स किया कि आप लोग जो है वो देशों को आज़ाद कर दो। कारण चाहे जो मर्जी हो सकता है, ये अपने इन्फ्लुएंस वहां पे बनाना चाहते थे, जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बन सकती थी अगर कॉलोनी होगी किसी की। क्लियर, इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल जो कॉजेज थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, जिसके कारण जो हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठानी जो है वो शुरू कर दी। और उसके साथ साथ ना जो एक सोशल रिवोल्यूशन भी आता है, जैसे चाइना का रेवोल्यूशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डन। लेकिन अगेन इंडिया के साथ थोड़ा जो है वो ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा। इन जनरल अगर मैं कहूँगा, ओवरऑल उसका भी इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि जब लोग आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, जब वर्कर यूनियंस, फार्मर्स जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है कॉलोनियल पावर्स के ऊपर वो नेगेटिव पड़ना शुरू हो जाएगा और उनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस पहला फैक्टर लिखा, दूसरा लिखा और कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, तो वो भी आपका जो डायरेक्टिव है उसके साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। और उसके साथ साथ जो डीकोलोनाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आज कैसे मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो आज़ाद हैं, वहाँ पे अपने उनके अधिकार हैं, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी मर्जी से जो है वो डिसीजंस लेती हैं। मैक्सिमम आप लोगों को जो जहाँ पे कॉलोनाइजेशन थी या कॉलोनीज थी, वहाँ पे मैक्सिमम जगहों के ऊपर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो डीकोलोनाइजेशन जो है वो आज का जो वर्ल्ड है, शायद उसको उसने बेटर बनाने में सहायता की है। इस तरीके से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन क्योंकि 120 वर्ड्स थे, तो आपको थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, स्पेस आपके पास कम होगा। क्लियर, तो कोशिश करिए जब आप आंसर लिख रहे हो और जो वेबसाइट है उसके ऊपर सबमिट कर रहे हो, तो आप जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको 120 से नीचे ही रखिए, क्योंकि और वहाँ पे ना आइडेंटिफाई करिए। जैसे जब हम लोग आंसर शीट चेक करते हैं, जो मेंस टेस्ट सीरीज में बच्चे लिखते हैं आंसर्स, ठीक है, 100 के आसपास आई थिंक स्टूडेंट्स हैं, लिखते तो चलो सारे हैं नहीं, लेकिन जितने भी लिखते हैं तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग रहता है। कईयों का जो लिखने का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, कईयों का लिखने का जो साइज मतलब वर्ड साइज है वो छोटा होता है। तो अपनी पहचान करिए कि आप कैसे लिख सकते हो, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको आइडेंटिफाई करिए। कई पॉइंट्स में बहुत अच्छा लिखते हैं, कि बहुत अच्छी डायग्राम्स बनाते हैं, कि करंट अफेयर्स के साथ चीज़ों को जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो आंसर राइटिंग के मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मल्टीपल पहलू होते हैं। तो धीरे धीरे उन पहलुओं को सीखिए। आने वाले लेक्चर्स में हम भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इसको इस साल, या जो लोग इस साल थोड़ा अच्छा नहीं हुआ लेकिन सीरियसली पेपर देना चाह रहे हैं और अगले साल मेंस की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, उन लोगों को भी मैं यही सजेशन दूंगा कि कंपटीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम में अनसर्टेनिटी हमेशा थी रहेगी, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन ही उस अनसर्टेनिटी को काउंटर कर सकती है। ठीक है, तो चलिए बाकी हम कल मिलते हैं। कल का जो हमारा टारगेट टॉपिक है, कल का जो हमारा टारगेट टॉपिक है वो हमारा है ये, दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू 1980।
तो ये हमारा कल का है। तो आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और ध्यान रखना यहाँ पे 1980 है, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड भी हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। उससे अगले वाले में हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे, और जो लास्ट के 2 लेक्चर्स होंगे वहां पे हिमाचल प्रदेश जीके मेंस के 2 क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे। इस तरीके से पहला हफ्ता जो हमने हिस्ट्री के लिए रखा है वो पूरा होगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट करेंगे। जिस तरह से आपका जीएस 1 2 3 का सिलेबस है वैसे ही हम सारे के सारे पहलुओं को कंप्लीट करेंगे। तो चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।